हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज एक स्पेशल टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कोविड की बात की दुनिया है। आप और मैं, हम सब ये चाहते थे कि दुनिया बढ़िया शांति से ग्रो करे और इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे की जरूरत सभी को है तो मिलकर दुनिया ग्रो करे। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो चाइना ताइवान की जो टेंशन तो बहुत पहले से है, लेकिन एस्केलेट बहुत हुआ अभी। और अभी इस चीज के बीच में अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस पूरे ईयर में नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल टेस्ट्स काफी बढ़ाए। अभी तो साउथ कोरिया के दोनों तरफ मिसाइल मार दिया, जापान के ऊपर से मिसाइल उड़ा दिया। तो दोस्तों, दुनिया थोड़ा घबरा भी गई कि यार कैसे कर रहे हो जी आप। दोस्तों, आपको याद होगा तो दुनिया में काफी प्रेज भी हुआ इस बात का कि हिंदुस्तान ने इस पूरे सिचुएशन में एक न्यूट्रल स्टैंस रखा है। आपको याद होगा दोस्तों, तो यही कारण है कि मोदी साहब ने पुतिन साहब से कहा कि पुतिन साहब, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स कर जाएगी। यकीन मानिए, इस चीज को मोदी साहब के अलावा, मतलब इंडिया के अलावा, रशिया को, पुतिन साहब को दुनिया में कोई देश नहीं बोल सकता कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। लेकिन ये जो घटना हो रही है, नॉर्थ कोरिया का जो साउथ कोरिया को डराना, जापान को डराना, इसका इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है और ये हो क्या रहा है। तो ऐसे ये नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की बनती क्यों नहीं है, ये मैं आपको डिटेल में अलग अलग एंगल्स को लेकर आपको बताता हूं। आपको थोड़ा सा शायद मजा भी आएगा, मुझे बताइएगा बाद में एनालिसिस कैसा लगा। तो ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, ये रहे मेरी प्रोफाइल। अभी दोस्तों प्रेजेंटली मेरा अनअकैडमी में ये 2 बैचेस चल रहे हैं। आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, गेट ही नहीं, गेट के अलावा कोई भी, आप ये कोड यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये बीबीसी का कटआउट मैंने लिया है। बीबीसी का कटआउट ये है कि नॉर्थ कोरिया, वो भी अक्टूबर के महीने में, दोस्तों, नॉर्थ कोरिया कैरीज आउट 6th मिसाइल लॉन्च इन जस्ट 2 वीक्स। यकीन मानिए दोस्तों, अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता रहा, चाइना ताइवान का टसल चलता रहा, और अगर नहीं भी चलता रहा तो भी आप इस नंबर को बढ़ते हुए देख सकते हो। और अगर ये चलता रहा रशिया यूक्रेन और चाइना ताइवान का, तो और तेजी से बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो ताज्जुब मत कीजिएगा। साउथ कोरिया में पैनिक होना बहुत ही स्वाभाविक है। सेक्टू मोर शॉर्ट रेंज बीएम्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, नॉर्थ कोरिया ने मारा। आपने अक्सर वैसे नॉर्थ कोरिया के इस तरह के पर्टिकुलर फुटेजेस देखे होंगे जहां पर नॉर्थ कोरिया जो एक्सट्रीम हार्डलाइनर देश, एक्सट्रीम कम्युनिस्ट कंट्री है दोस्तों, अपने हथियारों का डिस्प्ले करना अगर स्वाभाविक है। तो आप मुझसे ये पूछेंगे, एक बात है, ये सर नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की बनती नहीं है क्या, ये लोग प्रयास नहीं करते क्या कि सिर्फ बने। दोस्तों, आज अगर आप नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का मैप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था ना, हमेशा से बिल्कुल ऐसा नहीं था। इस पूरे रीजन को कहा जाता था दोस्तों कोरियन पेनिनसुला। एक बार मैप को देखते हैं, आपको यहां पे दोस्तों देखने को मिलेगा साउथ कोरिया, जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है। साउथ कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। यहां पे आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा, नॉर्थ कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगयांग। यहां से लेके यहां तक कि पूरा रीजन एक जमाने में एक सिंगल एंटिटी हुआ करता था और इसका नाम था कोरियन पेनिनसुला। दोस्तों, वैसे आपको एक बात बताता हूं, एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था जोसियन डायनेस्टी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जोसियन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटली इस बात को बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा। तकरीबन 1300s के आसपास से लेके 1910 के आसपास तक इस डायनेस्टी का कब्जा था इस रीजन में। चलो, तो 1910 तक, और आपको याद होगा दोस्तों 1910 से लेके 1945 तक के जापान का कब्जा था, द एम्पायर ऑफ जापान ने इस एरिया को कब्जा, सिर्फ इसको नहीं कब्जा हुआ था, वो मंचूरिया का रीजन, चाइना के बहुत बड़े रीजन को जापान कब्जा रखा था। आज का जापान वो जापान तो है ही नहीं ना दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ और जब जापान के ऊपर 2 बॉम्ब्स गिरे, मैं दिखाता हूं आपको, उसके बाद से जापान पूरा चेंज हो गया। बाय द वे, आपको एक बात बताता हूं, आज की तारीख में साउथ कोरिया एंड जापान दोनों के दोनों, इनकी अपनी मिलिट्री तकरीबन नहीं के बराबर है, और इनको मिलिट्री सपोर्ट यूएस का मिलता है, और इनको हर साल यूएस को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। चलिए एक बार इनकी ना जरा ज्योग्राफी को समझ लेते हैं। ये साउथ कोरिया है जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ और सिर्फ एक देश से, और वो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया 3 देशों से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। एक साउथ कोरिया है, एक चाइना है, और एक है छोटा सा एरिया शेयर करता है यहाँ पे, ये रहा रशिया। आप यहां पे देखेंगे दोस्तों तो आपको इधर मिलेगा सी ऑफ जापान, इधर मिलेगा येलो सी,
और यहां पे मिलेगा एक यालू नदी है दोस्तों, इसका अपना इतिहास में अपना इंपॉर्टेंस रहा है, बताऊंगा शॉर्ट में आपको। ये आपको डीएमजी मिलेगा, डीएमजी का फुल फॉर्म है डीमिलिटराइज्ड जोन, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे ना ही नॉर्थ कोरिया अपनी फौज रख सकती है ना ही साउथ कोरिया। अब आप मुझे पता क्या बोलेंगे, हाँ सर मैं थोड़ी मोड़ी तो कहानी जानता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद ये दोनों पिक्चर में आए। दोस्तों यकीन मानिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ कोरिया बने। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया दोस्तों, मैंने यहां पे लिखा डीएमजी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को बनाया गया था ना, तब इनका बॉर्डर ऐसे था ही नहीं दोस्तों। यहां पे एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं 38th पैरेलल, ये थी। तो आपको ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हुआ, तो एक इवेंट था 1945 में 6 और 9 अगस्त को बॉम्ब गिराया गया था। इसके पहले छोटे सा इवेंट हुआ था, मैं आपको पहले वो बताता हूं दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की बात आपको बताता हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और काफी पहले लेके चलता हूं आपको दोस्तों। एक जमाने में जब रशिया में जार का शासन हुआ करता था, जब रशिया बोलते हैं तो यूएसएसआर जो बना था, वो एक क्रांति हुई थी 1917 की जिसका नाम था बोल्शेविक की क्रांति। और उसके बाद 1922 में दोस्तों यूएसएसआर बना था, सोवियत रूस। बाद में इसका विघटन हुआ था 1991 में, 1991 में, और तकरीबन 1933-34 के आसपास यूएसएसआर को देश मानना शुरू किया था वेस्टर्न कंट्रीज ने। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या था, इसके पहले चलते हैं दोस्तों। जब जार का शासन हुआ करता था तो उन्होंने हमला किया, उनका एक एम्बिशन था, वो चाहते थे कि यार मैं एक अपना जो रेलवे नेटवर्क है गजब तरीके से आगे बढ़ाऊं। क्या बिल्कुल है यार, आगे बढ़ाते हैं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी ना इस रास्ते में आए, हटाओ उसको, हटाओ यहां से। और इसी एम्बिशन के चलते 1905 के आसपास की बात है, उस जमाने के रशिया ने हमला किया था एक पर्टिकुलर रीजन में जिसके पास एक बेहतरीन पोर्ट हुआ करता था। लेकिन हमला क्यों किया सर, मैं समझा नहीं। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो रशिया के ज्यादातर पोर्ट जो होते हैं बर्फ से ढके होते हैं। तो एक पोर्ट था दोस्तों, इसका नाम था पोर्ट आर्थर। ये पोर्ट आर्थर रशिया को कब्जाना था उस जमाने में। तो ये पास्ट की बात कर रहा हूं, 1904-05 की, यहां तक क्या सुना है दोस्तों। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स की एंट्री अगर होती है रशिया को, मतलब रशिया को सब पूरा घूम के आना पड़ता है अफ्रीका वगैरह से, और अंततः ये होता है कि इतने बड़े रशियन एम्पायर को जापान, जो एम्पायर ऑफ जापान था, वो हरा देता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपको बता रहा हूं, ये अपने आप में एक बहुत ही उलट पलट घटना थी। छोटा सा जापान तो छोटा सा देश है। अब यहां पे आते हैं, अब इस रीजन को जापान कब्जा लेता है, मंचूरिया के रीजन को कब्जा लेता है और बहुत सारे रीजन को जापान कब्जा लेता है। और ये घटना चलती है दोस्तों 1910 से लेकर 1945 तक। दोस्तों 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ ऐसा नहीं था। एडोल्फ हिटलर मतलब जर्मनी, इटली के बेनिटो मुसोलिनी और जापान के हिदेकी तोजो। बर्लिन बंकर में एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मार दिया कि उसके सेनापति ने उसको मार दिया, वो तो एक अलग इशू है। बेनिटो मुसोलिनी को कम्युनिस्ट पार्टिसंस बीच चौराहे पे लटकाए थे। कहानी आज की इस रीजन के बारे में, इसलिए मैं जापान पे फोकस करता हूं, मतलब कोरिया पे। जापान वाले केस में ये होता दोस्तों कि जापान के ऊपर 2 बॉम्ब गिराया जाता है। एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट मैन। ये मैंने जान के रखा है दोस्तों आपको बताने के लिए। लिटिल बॉय ये रहा और ये रहा फैट मैन। लिटरली उस जमाने में अगर आपको मैं दिखाऊंगा ना, तो आप प्लेन में जाके लिटरली ऐसे बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया गया था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी इतना था नहीं। दुनिया स्तब्ध हो गई थी इसके डेविस्टेशन और डिस्ट्रक्शन को देख के। इस लिटिल बॉय से कुछ नहीं तो 20 गुना ज्यादा पावरफुल था यार फैट मैन। दोस्तों इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ क्योंकि जब लिटिल बॉय गिराया गया तभी जापान ने सरेंडर नहीं किया था। जैसे ही फैटमैन गिराया गया, यह घटना हुई थी 6 अगस्त, लिटिल बॉय गिराया गया, फैटमैन गिराया गया तो 9 अगस्त 1945, अगस्त 1945। जापान बोलता है अनकंडीशनल सरेंडर है। क्या वर्ड बोला मैंने दोस्तों? अनकंडीशनल सरेंडर। आप पीछे देखते रहेगा ना दोस्तों। जापान जो है ये सरेंडर कर देता है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी जापानीज आर्मी जो सरेंडर कर देती है और यहां से जापान सरेंडर करता है। लेकिन दुनिया स्तब्ध रह जाती दोस्तों यूएसए की ताकत को देख के। और इस जमाने में यूएसएसआर और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी, लेकिन मेनली मैं यूएसआर बोलूंगा, ये लोग बोलते हैं भाई अपने को भी इस तरह के हथियार बनाने पड़ेंगे।
और उसके बाद वैसे आपको अंदाजा है 1950 से लेके 1991 तक, एक रफली 1990-91 ले लीजिए, एक ऐसा दौर चलता है जो शीत युद्ध कहलाता है। इस शीत युद्ध में कभी भी यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने नहीं लड़े, क्योंकि इनको पता था जिस दिन ये लड़े दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और इसे अच्छी भाषा में कहा जाता है मैड। कहां पे लिखूं? इधर लिख देता हूं, मैड, MAD। ये शब्द पहले बहुत चलता था। इस वर्ड का मतलब होता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और इसके चलते, क्योंकि दोनों की दोनों इतनी गजब की ताकतें थी, इन्होंने सोचा कि यार अपन ना हॉट वॉर मतलब आमने सामने, हॉट वॉर ऐसे बोलते नहीं, जस्ट एक बात आ रहा हूं, कोल्ड वॉर, हम दोनों नहीं लड़ेंगे वरना ये मैड हो जाएगा। तो हम एक काम करते, तीसरे देश में जाके लड़ते हैं। और वहीं से आज जो अफगानिस्तान का आज हाल देखते हैं, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। जो अब नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का हाल देखते हैं, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। वियतनाम में भी इस तरह का हुआ था, लेकिन वियतनाम पूरी तरह से बाद में कम्युनिस्ट हो गया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो फिर सोचे कि इस कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करें? तो देख यार, एक काम करते हैं, खट से लाइन खींच देते हैं। तो दोस्तों, पेन पेपर पे इस बात को बोलना और एक कमरे में रह के बोलना बहुत आसान है, लेकिन 38 पैरेलल पे लाइन खींचा गया था। आपको एक छोटी सी बात आता, आपको लगेगा कि 38 पैरेलल में तो उसके ऊपर और नीचे भी खींचा जा सकता था। वेस्टर्न कंट्रीज ने एक चीज मेक श्योर किया था कि कुछ भी हो जाए, हमारे हाथ से सियोल नहीं जाए, हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, मतलब सियोल जो है वो रहना चाहिए हमारे पास। सियोल वन ऑफ द सबसे समृद्ध शहरों में से एक था साउथ कोरिया के। तो दोस्तों, इस हिसाब से डिसाइड किया गया कि चलो 38 पैरेलल पे डिवाइड करते हैं। कर दिया डिवाइड। तो यहां से बना साउथ कोरिया, जो कि आज एक डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट कंट्री, इसकी राजधानी बनी सियोल। इनको सपोर्ट था यूएस का, फ्रांस का, मतलब पूरे यूरोप का समझ लो। मैं सरल भाषा में यूएस बोल रहा हूं अभी, ठीक है। अब यहां पे ये रहे नॉर्थ कोरिया और ये प्योंगयान इसकी राजधानी, जो कि कम्युनिस्ट राष्ट्र है। इनको सपोर्ट था उस जमाने में चाइना बन ही रहा था, 1949 में चाइना बना है, यूएसएसआर का, यूएसएसआर बोल दो भी, रशिया बोल दो, जो भी है। तो होता क्या दोस्तों, साउथ कोरिया में उस जमाने में आते हैं सिगमेन री, जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति होते हैं। सिगमेन री को जैसे ही देखते हैं साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया बोलता है ये सही लग रहा है मेरे को, यार यहाँ पे बढ़िया ऐसा हो रहा है। एक काम करते हैं, नॉर्थ कोरिया को तो अपने कम्युनिस्ट तरीके से रूल करना, अपन एक काम करते हैं ना, नॉर्थ कोरिया में इसी तरह से अपन एक लीडर को अपॉइंट करते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों किम इल संग। आज की तारीख में किम इल संग को आज भी, इनकी मृत्यु के पश्चात भी, प्रेसिडेंट फॉरएवर माना जाता है। तो दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग अगर मैप देखेंगे तो, एक मिनट यार, अभी तो 38 पैरेलल बोले थे जरा, तो यार मैं गलत बोलूंगा अगर वो ऐसे लाइन, सीधी लाइन थी ना, बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन ये तो सीधी लाइन नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। दोस्तों, इसके बाद ये होता है, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बनने के बाद एक लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई शुरू होती है 25 जून 1950। अब होता क्या दोस्तों, अब सिंपल भाषा में ऐसे सोच के देखिए, इस पूरे रीजन में कोरियंस है, जैसे हमारा पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिशर्स करके चले गए। इसी तरह से दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को खूब हथियार मिलते रहता है रशिया से और चाइना से, उस जमाने के यूएसएसआर और चाइना से। साउथ कोरिया को कंपैरेटिवली उतने नहीं, बट हाँ, और इसके स्ट्रैटेजिकली इसकी लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। यूएसए ने बहुत पहले समझ लिया था ना कि अगर फ्यूचर में चाइना पे नजर रखना तो लोकेशन बहुत बढ़िया है। मैंने बोला आपको, साउथ कोरिया और जापान वैसे भी वेसल स्ट्रेट है चाइना यूएस के। दोस्तों, ये बात है 25 जून 1950 की, और इस दौरान नॉर्थ कोरिया मिलिटरली काफी ताकतवर हो चुका होता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि ये दोनों ना इलेजिटिमेट है। नॉर्थ कोरियंस बोलते हैं साउथ कोरिया को इलेजिटिमेट कोरियंस, असली कोरियंस हम हैं। साउथ कोरिया बोलते हैं असली कोरियंस हम हैं, तुम इलेजिटिमेट हो। लेकिन इस दौरान नॉर्थ कोरिया की ताकत बढ़ चुकी होती है, नॉर्थ कोरिया हमला करता है। आप इस दूसरे वाले मैप को देखिए, हमला करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते जीतते 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 ये रहा 38 पैरेलल, क्रॉस करते 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 देख रहे हैं पूरा रेड हो चुका है। और इसी को आप बोलते हैं नॉर्थ कोरिया के रेड्स। पीछे अखबार की कटिंग देखिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया रेड्स डिक्लेयर करते वॉर। तो ये बात थी 25 जून 1950 की, और धीरे 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 जीतते जीतते टेरिटरी को जीतते जीतते सर आगे बढ़ते आते। पहले दो फिगर्स को देखिएगा और वीडियो को यहां पे पॉज करके जूम करके देख लीजिए अगर मैप देखना चाहें तो। 25 जून 1950 मंचूरिया जो चाइना का हिस्सा कहलाता है, ये नॉर्थ कोरिया हमला करना शुरू करता है।
करते करते कब्जाते ये रहा आपका 38 पैरेलल, और कब्जाते साउथ कोरिया काफी अंदर आए थे। दोस्तों यहां पे एक जगह आपको हो सकता है शायद उसमें नहीं दिख रही होगी वीडियो में, लेकिन आपको ऐसे बताता हूं, पुशान, PUSAN, पुशान। इतनी सी जगह में साउथ कोरियंस बचे हुए होते हैं। साउथ कोरियंस बहुत ही हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सर यूएस को और वेस्टर्न कंट्रीज को बचाइए सर, पूरा पेनिनसुला कम्युनिस्ट हो जाएगा सर। दोस्तों इस जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था मिस्टर डगलस मैकार्थर। इनकी कहानी अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अलग से सुनाऊंगा। अब वैसे आप सर्च कीजिएगा डगलस मैकार्थर, आपको बहुत ही जबरदस्त आपको मतलब मिलेगी कहानी। इनकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको लगे तो बताइएगा। इनकी फोटो आपको हिदकी तोजो के साथ भी मिलेगी। जब जापान सरेंडर किया था तो हिदकी तोजो और हिदकी तोजो के साथ हिरोहितो जो जापान में किंग है ना, जापान में किंग थे, फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो आप बताइएगा, फिर इनकी कहानी आपको अलग सुनाऊंगा। तो आपको पीछे तस्वीर दिख रही होगी दोस्तों डगलस मैकार्थर की। तो जब नॉर्थ कोरिया कब्जाते साउथ कोरिया को यहां पुशान तक पहुंच जाता है, तो डगलस एक मैकार्थर बोलते काम करते हैं क्या यार, बोले बताइए सर, अब तो बचे ही नहीं, बताइए जो बोलेंगे कर देंगे। हम एक सरप्राइज अटैक प्लान करें यहां से। कैसे एक सरप्राइज अटैक, लाइटनिंग फास्ट अटैक करते हैं, और यहां से ना इंचियन करके एक जगह थी, वहां पे अटैक करते हैं। इस जमाने में यूएस के राष्ट्रपति हुआ करते थे हैरी एस ट्रूमैन। मैंने फोटो नहीं रखा, आप सर्च कर लीजिएगा प्लीज। ये रहे दोस्तों इंचियन, और यहां पे रुकते नहीं है ना, यहां पे साउथ कोरिया की फौज रुकती नहीं है। यहां पे हैरी एस ट्रूमैन साहब डगलस मैकार्थर को बोले हुए होते हैं कि यार डगलस, अपने को 38 पैरेलल के आसपास ही लड़ना है बाबू, इसके आगे जाना नहीं है। डगलस मैकार्थर बोलते हैं ऐसे कि तैसे इस रीजन की यहां से सप्रेस करना शुरू करते हैं नॉर्थ कोरिया को। सप्रेस करते अब बेचारा नॉर्थ कोरिया नहीं बचा होता है। दोस्तों आप यहां पे देखेंगे यालू नदी, मैंने आपको बताया चाइना बन चुका था 1949 में, 1949 में। यहां पे आप देखिए 1950 की घटना है, मतलब चाइना में माओ आ चुके थे। ये नॉर्थ कोरिया, जो आज का नॉर्थ कोरिया है, और चाइना को विभाजित करते, यहां पे एक नदी, इसका नाम है यालू नदी। माओ को लगता है कि यार ये तो ऐसे करते तो लोग ऊपर आ जाएंगे, और हो सकता है यालू नदी को क्रॉस करके चाइना में एंटर कर जाए यूएस की फौज। तो यहां पे कई हजारों चाइनीज फौज को, मिलिट्री को यहां पे भेज देते हैं, कौन, माओ। और फिर यहां से वो लड़ना शुरू करते हैं नॉर्थ कोरियन की तरफ से, और खदेड़ना शुरू करते हैं। लेकिन इसी दौरान जब इतना आगे आ चुका होता है साउथ कोरिया या डगलस मैकार्थर और फौज के लोग, तो डगलस मैकार्थर सजेस्ट करते हैं हैरी एस ट्रूमैन को कि सर एक काम करें क्या, मैं तो बोलता हूं हथियार एटम बम से उड़ा देते हैं एरिया को। हैरी एस ट्रूमैन बोलते हैं भाई मैं मना किया था यार आपको, मत करो ऐसा, अभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकल के आ रहे हैं, निपट जाएंगे भाई, ऐसा मत कर प्लीज। और उस टाइम पे हैरी एस ट्रूमैन को लगता है कि यार डगलस मैकार्थर अगर इस तरह से आगे बढ़ते रहे तो कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए। छोटी सी टेरिटरी रशिया से भी जुड़ती है, रशिया कम्युनिस्ट है। तो दोस्तों ये सब चीजें ना जब खत्म ही होने, इसको बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बताइए अगर आपको सुनना होगा तो वो भी आपको फिर विस्तार से बताता हूं, एक वन ऑफ द नेक्स्ट लेवल घटना है वो भी। दोस्तों जब इस वक्त पे दुनिया तकरीबन युद्ध की कगार पे पहुंच चुकी थी, इसी को बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। तो हैरी एस ट्रूमैन बोलते हैं कि यार डगलस भाई प्लीज ऐसा मत कर, तब तक यहाँ पे चाइना की फौज एंटर कर चुकी होती है और दबाना शुरू करती है इनको। यहां से साउथ कोरिया की जो फौज है पीछे हटना शुरू करती है। आप देखेंगे दोस्तों मैंने आपको यहां पे दिखाया था 1950 1950, और अभी मैं बोल रहा हूं आपको 1953। दोस्तों तकरीबन 2 साल, जून 1950 से जुलाई 1953 तक के तकरीबन 2 साल यही होता रहता है, और यहीं पे इस तरह से फौज लड़ते रहती है। फाइनली ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि यार सुनो ना, बहुत लड़ लिए ना भाई, युद्ध विराम करते हैं। पहले मैं इसको आपको बताता हूं शब्द को। दोस्तों आपने महाभारत अगर देखा होगा तो जब 2 टीम्स लड़ते, जैसे कौरव पांडव लड़ते थे, दिन की शुरुआत में शंख बजाते थे और दिन खत्म हो तो शंख बजा दिए, इसको बोलते हैं युद्ध विराम, दैट इज आर्मिस्टिस। मतलब फॉर आज का डे का क्लोजर है ये, कल फिर सुबह उठेंगे मस्त ब्रश करेंगे फिर लड़ेंगे अपन लोग, नहीं दोस्तों यहां पे भी इसे बोलते हैं आर्मिस्टिस। तो ना यहां पे जो कोरियंस हैं, मतलब नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ये लोग साइन करते हैं आर्मिस्टिस, मतलब युद्ध विराम। और आपने इस मैप को अगर नोटिस किया होगा दोस्तों, तो ये मैप अब वैसा नहीं रहा जो 38 पैरेलल वाला हुआ करता था। अब इस मैप को देखिए तो नॉर्थ कोरिया ने कुछ जमीन कब्जा ली साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया ने कुछ जमीन कब्जा ली नॉर्थ कोरिया की, सही बात है। लेकिन
इसके पहले भी नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट था, अभी भी कम्युनिस्ट रहा। इसके पहले भी साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट या डेमोक्रेसी, अभी भी रहा। तो ना कोई ज्यादा जमीन कब्जा पाते, थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जा पाते हैं। जो पहले जिनकी सरकार थी, इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, वैसे की वैसे रह जाती है, रजीम भी चेंज नहीं होता है। 2 साल तक लड़ते हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वियतनाम का वॉर, तो मुझे बताइएगा, अगर आपको वियतनाम वॉर को मैं डिटेल में बताऊं कि जो 1960s में वन ऑफ द ऐतिहासिक घटना है, दुनिया कुछ भी बोले, यूएस कुछ भी बोले, सभी को एक बात पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, कि यूएस वियतनाम का युद्ध हारा था। जिस तरह से वियतनाम से यूएस की अपनी फौज निकालनी पड़ी, इस तरह से अफगानिस्तान से चोरी छुपे भागे। तो आप बताइएगा, मैं आपको फिर वियतनाम का युद्ध और हो चिन मिन के बारे में जरूर बताऊंगा, जो वियतनाम में फादर ऑफ वियतनाम कंसिडर किए जाते हैं। खैर, तो क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वियतनाम जो कि इतना मैसिव युद्ध थे पिछले 100 साल के, उसके बीच में घटना होती, इसलिए इसी कोरियन वॉर को फॉरगॉटन वॉर मानते हैं। मतलब 2 साल तक लड़ते रहे फॉर एब्सोल्युटली नथिंग, और इसके बाद दोस्तों युद्ध विराम होता है, आर्मिस्टिस साइन होता है, और ये डिसाइड करते हैं कि यार सुनो ना भाई, ये काम करते हैं अपन लोग, कुछ जमीन आपके हिस्से में और कुछ जमीन हमारे हिस्से में कब्जा है, चलो इसको ऐसे रखते हैं ना। दोस्तों ये जो युद्ध विराम साइन होता है ना, यकीन नहीं मानेंगे आप, मैं आपको जो बात बोलूंगा, इसमें इंडिया का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हिंदुस्तान ने सजेस्ट किया था, हमने सजेस्ट किया था कि बस यार शांति स्थापित करो। ये कोई नई चीज नहीं दोस्तों, जो रशिया यूक्रेन के बीच में हम बोलते आ रहे हैं। हमने हमेशा से यही कहा है कि बैठ के बात करने से आपको सोल्यूशन मिलेगा। लड़ाई तो कभी भी कर सकते हैं। हम आजाद हुए 1947, हमने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के युद्ध में भी यही बात कहा था कि बैठ के बात करते हैं, और हमने जो सजेस्ट किया था कुछ उसी तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आर्मिस्टिस लगाया गया था। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन उस जमाने से आज तक आप देखेंगे तो इस तरह की चीजों में काफी मैसिव रहा है। तो जो आज की तारीख में वेस्टर्न मीडिया अगर बोलते हैं ना कि यार ये इंडिया तो ना रशिया का साइड ले रहा है, मतलब रशिया का साइड ले रहा है, यूक्रेन का साइड नहीं ले रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। हम शांति की तरफ है, हम पीस की तरफ, और हमने हमेशा से यही किया दोस्तों। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड होना चाहता हूँ। अगर आप बाद में वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहेंगे तो उसको पढ़ के देखिएगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैंने नहीं बनाया, मैंने कहीं से कॉपी यूट्यूब से, इसमें क्या नाम है उसका, गूगल इमेजेस से कॉपी, मैंने नहीं बनाया इसे। तो आप इसको पढ़ के देखिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रिटन। किस तरह से कोरिया का विभाजन होता है 1945 में, इसके बाद जो युद्ध होता है उसमें यूएस की एंट्री कैसे होती है, चाइना कैसे ज्वाइन करता है, यालू नदी बताया था मैंने आपको। इसके बाद दोस्तों ये घटना किस तरह से शांति पीस टॉक होता है, और इसके बाद इन्वेजन, और आप यहां पे देखेंगे पीस के बारे में बात होती है, और आर्मिस्टिस या ट्रूस बोलेंगे, एक ही बात है। तो आपको एक बात बताता हूं मजे की। अब आपको ये लग रहा होगा ठीक है सर, दोनों के बीच शांति होगा, चलो बढ़िया, थोड़ी जमीन एक दूसरे की कब्जा लिए। नहीं, यहाँ पे 2 चीजें समझने की। पहली चीज दोस्तों, नया बॉर्डर देखिए चेंज हुआ, थोड़ी थोड़ी सी जमीन रही, दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई सुनो, कुछ किलोमीटर्स का एरिया इधर और कुछ किलोमीटर्स का एरिया इधर, ना आप अपनी फौज रखोगे ना हम अपनी फौज रखेंगे, और इसी पूरे रीजन को बोला जाता है डीएमजी, मतलब डी मिलिटराइज्ड जोन। हालांकि इस रीजन में दोनों ने अपनी फौज नहीं रखा है, वहां जमीन के अंदर हथियार, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, बम लगा के रखे हुए दोनों के दोनों, और ये बार्ब्ड वायर से फेंसिंग हो रखी है। और यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको ना मतलब आप सर्च कीजिए गूगल इमेज मिल जाएगा आपको, इस रीजन में क्योंकि दोनों की तरफ से एक्सक्यूज में फौज नहीं है, आपको अनोखे अनोखे वृक्ष मिल जाएंगे, तो पेड़ वेड़ मिलेंगे, जानवर मिलेंगे बहुत सारे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप नॉर्थ कोरिया को आज तब से लेकर अब तक देखेंगे तो आपको एक से एक डिक्टेटर्स मिलेंगे। यहां पे दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो किम इल संग ये रहे, इसके अलावा किम जोंग इल, और अभी आपको मिलेंगे किम जोंग उन। सही बात दोस्तों। अब आज की तारीख में आप देखेंगे तो किम जोंग उन को इन सभी में से सबसे अधिक एग्रेसिव माना जाता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो किम जोंग इल के टाइम पे ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया भयंकर सारे न्यूक्लियर हथियार, मतलब हथियार की टेस्टिंग करता था। इन साहब के टाइम पे, किम जोंग उन साहब के टाइम पे तो और ज्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों एक बार ना आपके साथ ना मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या हो गया जब ये सब कुछ हो ही चुका, एक दूसरे के बॉर्डर को विभाजित कर ही दिए, डिवाइड कर दिए, 38 पैरेलल भी चेंज हो गया, तब तो शांति होनी चाहिए, पीस ट्रीटी होना चाहिए। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया एक से एक हथियार की टेस्टिंग करता रहेगा। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। और ऐसा क्या हुआ है कि पिछले कुछ वक्त में, या ऐसा हुआ भी है कि नहीं, कि वाकई में नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट फायरिंग को बढ़ा दिया।
दोस्तों ये देखिएगा जरा कटआउट, मेरे ख्याल है ये शायद CNN का, हाँ लिखा भी हो CNN, मेरे ख्याल से हट गया था। नॉर्थ कोरिया फायर्स 2 BMs बैलिस्टिक मिसाइल्स साउथ कोरिया एंड जापान से। दोस्तों वैसे आपको शॉर्ट में आपको बताता हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स इस तरह से ट्रेवल करते हैं, ऐसे ऑलमोस्ट ट्रेवल करते हैं पृथ्वी से पैरेलल, उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। जैसे आप देखेंगे तो इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स का एग्जांपल है पटना, तो इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल, इनका भी दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा, PATN, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये रहा बैलिस्टिक मिसाइल्स, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। क्रूज मिसाइल जो होते हैं दोस्तों वो क्या कहते हैं आपको, पृथ्वी से ऐसे एटमॉस्फेयर से पैरेलल चलते हैं, इसलिए क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना, और उसमें भी अगर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है भाई साहब बहुत डिफिकल्ट डिटेक्ट करना। आपको आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया के एक से एक बैलिस्टिक मिसाइल्स मिल जाएंगे दोस्तों। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, क्योंकि नाम बोलूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। हॉसोंग हो गया, नोडोंग हो गया, ऐसा करके बहुत सारे आपको दिखाऊंगा इस यहाँ पे लिस्ट। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स मार दिए बोलते हैं दोस्तों, इस तरह से आपको ना मिसाइल्स मार दिए, बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स मार दिए। नॉर्थ कोरिया ने एक बात तय कर रखा है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने ये बोल रखा है भाई साहब मैं तो ये ना हथियार बनाता रहूंगा, तुमको जो करना है कर लो, सैंक्शन जो लगाना है लगाओ। नॉर्थ कोरिया ने एकदम गाजे बाजे के साथ अपने लोगों को बताया हुआ है कि ये देखो बाकायदा मैं वीडियो डिस्प्ले, बाय द वे आपको एक बात चाहता हूं, नॉर्थ कोरिया में कभी जो टॉप उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कभी किसी भी देश के लिए बोल रहा हूं, और उनकी डेथ हो जाती है तो देश में आप जहां पर भी आपको वहीं पर भी ना दोस्तों हाथ पैर पटक पटक के रोना है। सारे के सारे चैनल वाले ज्यादा है नहीं, वो भी जो है वही बंद हो जाते हैं। और अगर आप जो रो रहे हो नकली दिखा ना, तो पुलिस आती है, पकड़ती है और दे सुझा देगी, एकदम बॉइल्ड एग बनाई थी, तो आपको अपने आप रोना आता है। सच बता रहा हूं आपको, देखिएगा। तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने बहुत पहले डिसाइड कर लिया कि भाई हमको तो है ना इस तरह से ग्रो करते रहना। एक बार नॉर्थ कोरिया के हथियारों की लिस्ट अगर आप देखेंगे, व्हाट मिसाइल डज नॉर्थ कोरिया हैव, और उसके एस्टिमेटेड रेंज अगर आप देखिए दोस्तों, इसको जरा देखिएगा। मैं नोडोंग इसी के बारे में बात कर रहा था, और ये हॉसोंग दोस्तों, ये हॉसोंग 17, इसकी रेंज आप देखिए 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। जापान को क्रॉस करने वाली जो मिसाइल है उसमें से ये एक है दोस्तों। क्या फिर भी एक लाइन से देखते हैं, मैंने आपको इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी रखा है, TNT जो उसका बोलते हैं, दिखाता हूं आपको। ये रहा नोडोंग 1500 से, एक एक करके सारे के सारे देखिएगा। हॉसोंग 12, 14, 15, 17। ताज्जुब मत कीजिएगा दोस्तों अगर आप बहुत जल्दी यहाँ पे हॉसोंग 19 अगर देखते हैं, तो बिल्कुल ताज्जुब मत कीजिएगा। नॉर्थ कोरिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को एक बात क्लियर कर दिया कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने न्यूक्लियर हथियार त्याग दूंगा, तो भाई साहब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक लाइन बोल रहा हूं, यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, नहीं होगा। और मैं ना और ज्यादा न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग करता चला जाऊंगा। तो ये निकालते रहो सैटेलाइट से इमेजेस वगैरह, कहां पे हम लोग अपना टेस्ट कर रहे हैं। जो भी मैं चीजें बोलूंगा दोस्तों, ऐसे हवाबाजी नहीं करूंगा, मैं आपको एक चीज का प्रूफ भी दिखाऊंगा। बीबीसी ने बकायदा, अब रुके साइड होकर के दिखाता हूं, बीबीसी ने, ये रहा बीबीसी हो गया। अब दोस्तों बीबीसी ने क्या बताया, एक बहुत बढ़िया ग्राफ बनाया। इन्होंने बताया किम जोंग इल साहब, मतलब किम जोंग उन के ठीक पहले, और किम जोंग उन के वक्त पे मिसाइल टेस्ट हैव राइजन अंडर किम जोंग उन। देखते कितना ही राइज कर गए। तो 2000 से लेके 2010 के आसपास देखेंगे तो ठीक है, हो रहा था, बट इतना भी नहीं। अब जरा देखिए दोस्तों, मैं साइड होता हूं, नंबर ऑफ मिसाइल्स लॉन्च्ड बाय नॉर्थ कोरियन फोर्सेस, जरा देखिए दोस्तों। नॉर्थ कोरिया का ये बताने का तरीका है स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज को कि नहीं नहीं नहीं, डिक्टेट करने का सवाल ही नहीं है, कुछ सोचना भी मत। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो मैं बार बार एक से एक बैलिस्टिक मिसाइल चलाता रहूंगा दोस्तों, आपने देखा होगा तो 2 क्रूज मिसाइल चलाया था नॉर्थ कोरिया ने, ये वेस्ट कोस्ट की तरफ, अगर आपको ध्यान होगा तो। नॉर्थ कोरिया ने, अभी आपको बीच में याद होगा, तो जापान के ऊपर से जो हथियार निकाला था, तो ये किम इल संग और ये किम जोंग उन। दोस्तों आपको याद होगा तो लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट किया था जापान के ऊपर से जो गया था दोस्तों। बीच में ये बैलिस्टिक मिसाइल्स का फायर करना, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का फायर करना, ये जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स का सी ऑफ जापान, मैंने आपको दिखा ना, सी ऑफ जापान में गिरना। दोस्तों आपको ये जो मैंने हथियारों का दिखाया ना, इस तरह से जो बीच में जापान के ऊपर से जो निकाला था ना, ये आपको ये हॉसोंग 12, ये हॉसोंग सीरीज आपको नॉर्थ कोरिया काफी बार चलाता हुआ दिख जाएगा दोस्तों। तो जापान ने बोला था यार ये ना नॉर्थ कोरिया काफी एग्रेसिवली टेस्ट्स कर रहा है न्यूक्लियर मिसाइल्स के। ये हॉसोंग 12 4500 किलोमीटर, नॉर्थ कोरिया जब कभी भी इस तरह के हथियार बनाता है तो ये चीज सोचता है
एक बात बताओ, आईसीबीएम वैसे आप शायद जानते होंगे, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को बोलते हैं। एक कॉन्टिनेंट से आप दूसरे कॉन्टिनेंट को मार सकते हैं, उड़ा सकते हैं, इसको बोलते हैं आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो नॉर्थ कोरिया बोलता है भाई एक बात बता, मैं अगर तो जापान के ऊपर ये चलाया था, अब वो नॉर्थ कोरिया जो प्लान कर रहा है वो ये कि एक बात था, मैं प्योंगयांग से, मतलब जहां जो भी टेस्ट साइट होगी उनकी, यहां से चलाता हूं, यूएस तक मार पाऊंगा कि नहीं ये बता, ताकि कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट डेटरेंस रहना चाहिए यूएस को। ऐसा नजरिया उनका, मैं ये नहीं बोल रहा चला देंगे कि नहीं चलाएंगे, वो देखेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो इसके कारण ये हुआ था कि जब ये हॉसोंग 12 जब इन्होंने चलाया था जापान के ऊपर से, एक्सक्यूज मी, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि काफी दुनिया के काफी सारे देशों ने इस चीज की निंदा की थी, और इसके अलावा साउथ कोरिया, यूएस बकायदा इन्होंने कंडेम किया था। अब आप ये सोचेंगे कंडेम करने का मतलब क्या है सर? दोस्तों नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यूएस, इनका कंडेम करना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का सैंक्शन लगाना, ये कोई नई चीज नहीं है नॉर्थ कोरिया के लिए। दोस्तों आपको ख्याल होगा तो इसी चीज को जो नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था, इसको हमने भी कंडेम किया था। यूएस ने, साउथ कोरिया ने, यूके ने, फ्रांस ने, इंडिया ने, हम सभी ने इस चीज को कंडेम किया था कि भाई साहब ये कोई तरीका नहीं होता, ऐसा मत करो। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज के पास सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? सबसे बड़ा हथियार होता है सैंक्शन। लेकिन नॉर्थ कोरिया को उसे फर्क नहीं पड़ता सैंक्शन से। आप बोले क्यों फर्क नहीं पड़ता? दोस्तों नॉर्थ कोरिया का 90% ट्रेड ना सिर्फ चाइना के साथ है, 90%। और दूसरी चीज आपको मैं एक और बताता हूं, अब ये मत भूलिएगा दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को बदल के रख दिया। नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने, जब मैं बोलता हूं कि दुनिया को बदल के रख दिया दोस्तों, तो इसका रीजन है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो जीते यूएस, यूके, फ्रांस, इसके अलावा चाइना भी मान लीजिए, और रशिया, ये दुनिया को चला रहे हैं कैसे? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। तो नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन हो, चाहे बशर अल असद हो सीरिया के, भाई साहब एक तरफा सपोर्ट है रशिया का और चाइना का उनको। आप मुझे सैंक्शंस के बारे में अगर बोलेंगे तो सैंक्शन यार दुनिया का सबसे ज्यादा, अगर आज इस वक्त पे आप देखेंगे तो एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करता हूं, दुनिया का सबसे हाईली सैंक्शनड कंट्री कौन सा है दोस्तों? सबसे ज्यादा सैंक्शनड कंट्री है रशिया। अगर मैं बोलूंगा दुनिया का सेकंड सबसे सैंक्शनड कंट्री कौन सा है, तो आप बोलेंगे ईरान। मैं बोलूंगा यार एक बात हो, दुनिया का थर्ड नंबर का सबसे ज्यादा सैंक्शन कंट्री कौन सा है? सीरिया। चौथे नंबर पे आइए दोस्तों, वह नॉर्थ कोरिया। दुनिया के टॉप 5 सैंक्शंस कंट्रीज में चौथे नंबर पे आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया। मैंने रशिया का नाम लिया दोस्तों, ईरान का नाम लिया, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, और 5वें नंबर पे वो देश जिसके बारे में यूएस बोल रहा है कि यार तुम्हारे ऊपर से मैं सैंक्शन कम करूं क्या, चलो ऑयल प्रोड्यूस कर लो। वन ऑफ द ओपेक का फाउंडिंग मेंबर, इसका नाम है वेनेजुएला। इसके बाद आपको मिलेगा म्यांमार, और इसके बाद मिलेगा आपको क्यूबा। तो ये दुनिया के हाईली सैंक्शन कंट्रीज हैं। नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी मेरे ख्याल है 6-7 सैंक्शन तो, और अभी भी खैर जो भी है, जितने भी सैंक्शंस होंगे देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट में है। अभी भी बात यही चल रही थी मई के महीने में कि और सैंक्शन लगाएंगे यार इसके ऊपर। एक्सक्यूज मी दोस्तों। तो होता क्या है, सैंक्शंस लगाने से उस देश का व्यवहार, मतलब रिलेशन, सॉफ्ट करेंसी व्यवहार, व्यापार, ये सारे के सारे दुनिया के देशों के साथ बंद हो जाते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन आता है तो उस देश में बगावत हो जाती है, सीधी सी बात है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, नॉर्थ कोरिया का 90% रिलेशन चाइना के साथ है। वैसे आपको एक मजे की बताता हूँ, सैंक्शन ना हमारे लिए भी कोई नई चीज नहीं, इंडिया के लिए भी। यूएस ने टाइम एंड अगेन हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगा। आपको याद होगा दोस्तों, 1998 में हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हमने एक बात क्लियर रखा कि हम फर्स्ट अटैक नहीं करें, नो फर्स्ट यूज हम मानते हैं। हम ये बोलते हैं कि लेकिन हम हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है, तैयार रहना जरूरी है। आप किसी पे पहला हमला नहीं करेंगे, लेकिन आप में दम इतना होना चाहिए कि सामने वाले को वैसे लगे नहीं भाई इससे पंगा मत ले। इजराइल से कोई पंगा इसलिए नहीं लेता है कि भाई इजराइल छोड़, वो घर में घुस के मारते हो लोग। दोस्तों हम लोगों ने एक चीज क्लियर की कि डेटरेंस होना चाहिए, डर होना जरूरी है, और ये दुनिया की सच्चाई है। 1998 में जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो क्या यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया दोस्तों? चलिए आपको लगता होगा 1998 तो पुरानी बात है सर, अभी देखिए ना आप। तो दोस्तों 2019 में, जैसे इससे रेफरेंस आपको बता, 2019 में आ जाइए, क्या यूएस ने ये नहीं बोला कि इंडिया की जितनी कंपनीज है वो ईरान से तेल नहीं लेंगी? क्या 2021 में आपको याद नहीं, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा बोलते हैं उसको। तो हम इंडिया को बोला कि यार ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आप ले रहे हो ना, याद रखो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। 2021 की बात है ना दोस्तों। ये सब चीज ना चलता रहता है ना, ये सब चीजों को आज तक लेकिन लग नहीं पाया ना सैंक्शन, क्योंकि यूएस को ही पता है
क्योंकि यूएस को इंडिया की जरूरत है आने वाले टाइम पे। और आपको एक और बता दोस्तों, हिंदुस्तान वो देश है जो हमेशा बोलता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। हम अभी जो ऊपर आ रहे हैं ना वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यूएस बूढ़ा हो रहा है, ये तो सेकेंडरी। बूढ़ा हो रहा मतलब यूएस की आबादी। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये इंडिया 2.0 है, ये नया इंडिया है, लेकिन हमारे पास भी 20 साल ही है और हमको अभी ऊपर आना, हम कॉम्प्लेसेंट नहीं होना इस टाइम पे। मेरा पॉइंट ये है दोस्तों। खैर, तो उस टाइम पे दोस्तों ये चाइना का और रशिया का वीटो कर देना बड़ा ही स्वाभाविक सा है। और जैसे मैंने आपको बताया सैंक्शंस के बारे में, तो आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया 90% चाइना से इसका रिलेशन है, मतलब व्यवहार है, बिजनेस वगैरह जो करते हैं लोग, ट्रेड वगैरह जो है। अब दोस्तों क्या होता है कि अब जिस तरह से दुनिया ना क्या बोलना चाहिए उसको, पैन आउट हो रही है, तो अभी ना दोस्तों आपको नॉर्थ कोरिया जो इतनी तेजी से मिसाइल के टेस्ट फायरिंग कर रहे हैं ना, और इतने भयंकर मैसिव, यहां पे आप देखिएगा मैग्नीट्यूड एंड यील्ड बहुत बढ़िया लिखा है, मैंने नहीं बनाया है, ये इन सोर्स से मैंने ले रखा है। मैग्नीट्यूड, बॉडी वेव मैग्नीट्यूड measure the size of the seismic event, जो seismic waves such as earthquake. It is one factor that is used to estimate the yield of nuclear weapon after the grounds. जैसे वो ब्लास्ट होगा तो किस इंटेंसिटी का क्या मैग्नीट्यूड होगा उसका। yield measured in kilotons, यहाँ पे KT करके लिखा हुआ है। amount of energy released when a nuclear device is detonated. दोस्तों जो 1 किलोटन, आपको एक अंदाजा देता हूं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 100 किलो टन को अगर आप देखेंगे तो कैसे आपको बताओ। हाँ चलिए, जो आप हिरोशिमा नागासाकी का इवेंट देखते हैं ना, 100 किलो टन समझ लीजिए, जो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम गिरा था ना, समझ लीजिए उससे 6 गुना ज्यादा पावरफुल 100 किलो टन हुआ। अब आप ये देखिए, ये 140 किलो टन, ह्यूज मैसिव। और यही कारण है कि दुनिया को और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज को भी समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे ना सिर्फ सैंक्शन लगाने से काम नहीं बनेगा। और यही कारण है कि आप ना मिलिट्री ड्रिल्स देख रहे हैं साउथ कोरिया और यूएस की फौज के बीच में। मतलब दोस्तों इकोनॉमिक सैंक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाना। ये टफ टाइम चल रहा है दुनिया का, मैंने आपसे बोला भी था दोस्तों, ये ठीक नहीं चल रहा है जो भी चल रहा है दोस्तों। इसलिए ना आज के वक्त पे ये जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मैंने एमएस लिख दिया मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, आज इकोनॉमिक सैंक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और दुनिया को भी समझ में आ गया कि भाई अपने को ना ड्रिल्स करना होगा। इसी तरह की चीज तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। आप सोच के देखिए, 3 देश जो कहीं से रिलेट नहीं होते, जर्मनी, जापान और आपका इटली, तीनों के तीनों साथ आ गए थे, ट्राइपेट्रिएट एग्रीमेंट किया था, और यहां से कहलाए थे धोरी शक्तियां, एक्सेस फोर्स। और फिर बाकी लोगों को एक अलायंस बनाना पड़ा था, इसका नाम था अलाइड फोर्स। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने बोला कि नहीं ये सर जो आप लोग ना ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, इसके कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं, आप बंद करो ये सब, नॉर्थ कोरिया के आसपास हम नहीं करोगे। हालांकि आपको याद होगा ट्रम्प साहब की फिलॉसफी को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन ट्रम्प साहब की फिलॉसफी थी कि यार देखो ऐसा है, मल्टीलैटरलिज्म जिसका प्रतीक है यूएस दुनिया में, यार ये सब में कुछ नहीं रखा है, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाओ, आइसोलेशन में चले गए। यूएस को नहीं करना, मतलब नहीं जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। और इसी टाइम पे चाइना ऊपर आया। इसीलिए ट्रम्प साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा ही, मतलब मुझे तो काफी वो लगता है, फेमस भी है और जानते भी होंगे आप। उन्होंने कहा कि कोई कारण नहीं, देयर इज नो रीजन कि हम ना मिलिट्री एक्सरसाइज करें बार बार ये साउथ कोरिया के साथ मिलकर, कोई जरूरत नहीं करने की, कोई जरूरत नहीं सब करने की। तो अगर ट्रम्प साहब हो तो शायद चीज नहीं करते। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि साउथ यूनाइटेड, दुनिया के जितने भी आप ना अनस्टेबिलिटी देखते हो उसमें कहीं ना कहीं यूएस का आपको हाथ दिख जाएगा। बट आई स्टिल से दिस वर्ल्ड नीड्स अ स्ट्रॉन्ग यूएस। आपको मैं रियली बता दो, कम से कम तब तक जब तक इंडिया से उतना बड़ा सुपर पावर नहीं बन जाता। ठीक है दोस्तों। खैर, तो नॉर्थ कोरिया ने, इसलिए आपने देखा होगा तो नॉर्थ कोरिया ने बीच में कंफर्म किया था कि हमने टेस्ट फायरिंग की अपने बिगेस्ट आईसीबीएम का, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। और इसी को मैं आपको कह रहा दोस्तों, ये रहा हवांग 17, ये रहा इनका बिगेस्ट आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, मैं लिख देता हूं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्टिंग करना, इस तरह से आईसीबीएम का टेस्टिंग करना, ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है दुनिया के बाकी देशों के लिए। अब आपका ये पॉइंट आपको लग रहा होगा कि सर आप ये बात बताए क्यों आज? मैं इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि ये आपको बताना जरूरी था कि ये जो साउथ कोरिया के आजू बाजू में हमले बढ़े हैं एकदम से, या जापान के ऊपर से हथियार का जाना, या नॉर्थ कोरिया का इतना एग्रेसिवली न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेस्ट फायर करना, ये सिर्फ साउथ कोरिया को चमकाने के लिए, जापान को चमकाने के लिए नहीं है, ये भी बताने के लिए है कि कुछ हुआ तो हम रशिया और चाइना के साथ खड़े।
दोस्तों ये यहां से 38 पैरेलल से इनके सिर्फ बाउंड्री के चेंज होने की कहानी नहीं है, ये कहानी ना इससे ज्यादा बड़ी है। नॉर्थ, जैसे मैं साउथ कोरिया को मैंने और जापान को आपको कहा कि ये दोनों वेसल स्टेट हैं यूएस के, इसी तरह से नॉर्थ कोरिया भी एक वेसल स्टेट है चाइना का। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया के जो रिसेंट लॉन्चेस हैं, जिसमें मैंने तकरीबन आपको सारी की सारी चीजें बताया, 25 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। आप देख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, ये तुक्का नहीं दोस्तों, ये बताने का तरीका है कि हम लोग खड़े हुए ना रशिया यूक्रेन वाले वॉर में, याद रखना रशिया यूक्रेन। और दोस्तों यही कारण है कि हम ये कह रहे हैं कि सर दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। यकीन मानिए पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा देश है जो पूरे दमखम के साथ पुतिन साहब को ये बात बोल सकता है, विश्व को ये बात बोल सकता है, तो वो इंडिया ही है। और इस यही कारण है कि हमने ये कहा कि सर ये ना मिल के बैठ के बात कीजिए। वेस्टर्न मीडिया इसको बात को नहीं समझ रही है, और हमारे यहाँ पे मीडिया में देखा बहुत ही सेंसेशनलाइज करती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, हो जाएगा, मजा आ जाएगा। मजा मजा कैसे आएगा? तब वो ट्रू एग्जाम्पल होगा म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है दोस्तों, इन सभी में जो जाने जाएंगी वो आम लोगों की होगी, आपके मेरे जैसे लोग ही होंगे। तो ये बहुत ही डेंजरस टाइम है दुनिया को। शायद मैं वैसे मानता हूं कि रशिया का मैं तो रिटेलिएशन ही मानता हूं, इस एक्सटेंट तक के पुश नहीं करना चाहिए था। उसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम का ब्लास्ट होना ये भी अच्छा साइन नहीं है वैसे तो। हालांकि स्वीडिश गवर्नमेंट उसकी टेस्टिंग कर रही है, आई डाउट कि उसका रिजल्ट एकदम 100% सही है, बट लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको समझ में आई और नॉर्थ कोरिया के डिस्प्ले, हथियारों का डिस्प्ले करना आपको समझ में आया होगा, और किस तरह से नॉर्थ कोरिया आने वाले वक्त में अगर आप देखेंगे तो 6 तो एक छोटा नंबर है, अक्टूबर से अब दिसंबर आते आते एकदम से अगर हथियारों की टेस्टिंग बढ़ जाएगी या साउथ कोरिया के आसपास आप हथियार मारते हुए देखेंगे, सिर्फ इसलिए कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया है, तो ताज्जुब मत कीजिएगा। देखते हैं ऐसा क्या होता है दोस्तों। यही थी आज की कहानी। ये मैंने बीबीसी से इसको भी लिया हुआ था, एक्टिविटी एट नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर टेस्ट साइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट साइट्स आप देख सकते हैं। खैर टेस्ट साइट का आप क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी जरा मैं आपको जो मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा था, और एक केटी जो होता है 1000 टोलिन्स के बराबर होता है, ये इसका पावर का एक्सटेंट होता है दोस्तों। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कंटिन्यूसली जो उन्होंने टेस्ट किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी कहानी मजा आई होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा। मुझे जरूर से बताइएगा ये कहानी आपको किस तरह से लगी, क्या लगा, और आपको और किस देश का किसी मिलिट्री ऑपरेशन का, कोई भी ऑपरेशन आप चूज कर लीजिए, ऑपरेशन पवन हो, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो, यूनाइटेड स्टेट्स का दुनिया के अलग अलग जगहों पे एंटर करना हो, किस देश का बनना हो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी के बारे में भी अगर आपको जानना होगा तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसके बारे में वीडियो बनाएंगे फिर। ठीक है दोस्तों आप सभी लोग ये वर्ल्ड अफेयर्स वाला जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक वीडियो देखते हैं और उसको इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर्टिकुलर सेशन का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्से को मैं कनेक्ट करके आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि एक दूसरी कहानी को आप रिलेट कर पाए। मुझे जरूर से बताइएगा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता तो भी बताइएगा, अच्छा नहीं लगता है बोलेंगे तो बताइएगा क्या करूं कि आपको और मजा आए। मैं कोशिश करता हूं कि 1.5 घंटे के आसपास, 1 से 1.5 घंटे के आसपास आपको पूरे विश्व को कनेक्ट करके बताऊं, सारे डेवलपमेंट्स को मैं कनेक्ट करके बताऊं। पिछले सेशन में दोस्तों मैंने ना जो यूनाइटेड स्टेट्स ने डांटा भी ओपेक को या सऊदी को, कुछ भी बोल लीजिए आप, और सऊदी का ग्रेजुअली रशिया की तरफ इंक्लिनेशन होना, शायद ब्रिक में एंट्री भी हो सकती है सऊदी की, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस हटाने की जो बात हो रही है, ये ऑयल यूएस खुद प्रोड्यूस क्यों नहीं करता, मैंने इसको टेक्निकल एस्पेक्ट बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर से देखिएगा, जब तक कि फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक भी लूंगा। अगर आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा तो कंसिडर कीजिएगा सब्सक्राइब करना। आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से मुझको फर्क पड़ता है, क्या बिल्कुल फर्क पड़ता है, उससे पता चलता है कि आप कितना प्यार करते हैं। और अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे तो भी बताइएगा। एक्सक्यूज मी दोस्तों, मेरा प्रयास ये रहता है दोस्तों सब टॉपिक्स में आपके साथ अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करना। आप सभी लोग क्योंकि एग्जाम देने वाले हैं तो ये प्रीवियस वीडियोस के शॉर्ट्स हैं दोस्तों, ये इसलिए ताकि आपको रिवीजन करने में मजा आए। कभी अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे तो एक आध वीडियो देखे तो आपको मजा आएगा। ये मैंने बॉलीवुड की पिक्चरों से और हॉलीवुड की पिक्चरों से कनेक्ट करके कुछ मूवी के डायलॉग्स लिया था। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है एक सर्मन, एक प्रीच, एक कहानी, कोई भी एक चीज़ इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। ज़िंदगी को बदलने के लिए ऐसा ही कोई एक इवेंट चाहिए रहता है नहीं। अनअकैडमी के ऐप पे आप आइएगा दोस्तों, वहाँ पे दिखूंगा मैं, आपको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे सेशंस में लेता रहा तो ऐप में जो सभी के लिए फ्री रहते हैं। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप चाहें तो ले सकते हैं और ये वाला कोड यूज कर सकते हैं ST26। अभी मेरा जनरल एप्टीट्यूड का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2 बैचेस चल रहे हैं, आप दोनों को देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस सभी के लिए फ्री होती हैं जी। और इसके अलावा ये रहा कोड,
एक से एक ऑफर्स आते रहते हैं अनअकैडमी में, जरूर से देखिएगा। ये सारे के सारे ऑफर होते रहते हैं, नोट्स वोट्स सारे के सारे आपको मिलेंगे। इंडिया के आपको एकदम खतरनाक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे, कि सारे के सारे ऑफर्स अगर को प्लीज एक बार देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको एजुकेटर्स मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती है। कैसे ज्वाइन करते हैं सर? दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बैचेस चल रहे होते हैं, ये सब इंडिया की एक से एक फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगे। और आपको ज्वाइन करना होगा अनअकैडमी, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट, स्टडी मटेरियल, रैंक बूस्टर सेशन, सारे की सारी चीजें आपको मिलती हैं। कोड यूज कर सकते हैं ST26। जिनका इस साल पेपर होगा वो ये 2 सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, जिनका फ्यूचर पेपर होगा वही देख सकते हैं। सर ये क्या मैं कोड किसी और सब्सक्रिप्शन के लिए लगा सकता हूँ? किसी के लिए लगा सकते हैं, इमीडिएटली आपके जो प्राइस होता है वो ऑफ हो जाएगा। दोस्तों जाने फिर भी मैंने कोई भी ऐसी बात बोली जिससे आपके दिल को हाथ पहुंचा हो तो अपॉलॉजीज। यही था हमारा आज का सेशन। किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये कोड लगा सकते हैं। मुझे आप बताइएगा दोस्तों, ये एनालिसिस आपको किस तरह से लगा, क्या लगा, और आपका कुछ ओपिनियन को बिल्कुल शेयर कीजिएगा। आपको क्या लगता है विश्व किस तरफ जा रहा है, और क्या वाकई में ये इंडिया 2.0 की शुरुआत हो चुकी है? लेकिन मैं आपको इन सारी चीज़ों के साथ कहता हूँ, कॉम्प्लेसेंसी बहुत खतरनाक चीज़ है। जब आपका टाइम अच्छा चल रहा हो ना, तो वी नीड टू स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि बुरा टाइम आता जरूर है। और जब बुरा टाइम चल रहा हो, हैंग इन देयर, क्योंकि अच्छा टाइम भी आएगा जरूर। जिस डेमोग्राफी पे आज आपको और मुझको प्राउड है, वो जनता अगले 20 से 25 साल में बूढ़ी होगी। ये 20 से 25 साल का विंडो हमारे पास कुछ गजब का क्रिएट करने का, क्योंकि लोग आपकी सबसे बड़े एसेट या आपके सबसे बड़े बोझ दोनों हो सकते हैं। पीपल कैन बी योर बिगेस्ट एसेट और दे कैन बी योर बिगेस्ट लाइबिलिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा सेशन, मुझे बताइएगा। फिर से मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।